गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मृदा विज्ञान सोइल साइंस से संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से एक माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो नई स्टूडेंट है और ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सोइल साइंस की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, जो कि यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है और ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं सोइल साइंस, ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि सोइल साइंस वर्ड है, जो सोइल साइंस शब्द है, ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो यहाँ लैटिन भाषा के शब्द सोलम शब्द से लिया गया है। याद रखिएगा, सोइल साइंस जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है यार, हाँ फर्श होता है। क्या होता है? फर्श होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रहेंगे यार, हाँ तीनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मृदा विज्ञान शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से। कौन सा वर्ड था जिसे यहाँ सोइल शब्द लिया गया है? सोलम से लिया गया है। और सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोइल सैंपल्स को आपस में मिलाना क्या कहलाता है। याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि जो सोइल सैंपल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि फर्टिलिटी हम ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड के अलग अलग जगह से हम सैंपल्स लेते हैं, तो इनको आपस में मिलाना या फिर मिक्सचर करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पेडो टर्वेशन कहलाता है। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोइल सैंपल्स हम एकत्रित करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, तो इनको आपस में मिलाना क्या कहलाता है? पेडो टर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडो टर्वेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया गया है। तो याद देखिए 2015 को। अगर हम बात करते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस या फिर मृदा वर्ष है ये, ठीक है, मृदा वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है हाँ 2015 को। किसे घोषित किया गया है? 2015 को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा की वह भौतिक दशा जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। याद रखें, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी को सोच समझ के ही यहाँ पर ले आया गया है, इसलिए यहाँ हर एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हो या फिर अच्छे से इनको रट सकते हो कि मृदा की वह भौतिक दशा या फिर जो फिजिकल टेक्सचर जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। यानी आप मान लीजिए ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करो या फिर किसी भी प्रकार का, या फिर मान लीजिए आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, किसी का भी आप प्रयोग कर लो, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता है। तो कौन सा होता है? यहाँ सोइल टेक्सचर होती है। यहाँ मृदा संरचना को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सोइल फर्टिलिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, तो इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि फर्टिलिटी का अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है ये किस पर डिपेंड करती है? सोइल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कौन सी होती है? हाँ सोइल टेक्सचर है, मृदा संरचना है, जिसे कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इससे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको स्पेशली याद रखना होगा कि जब आपकी इंटरव्यू लगती है, जैसे कि IBPS AFO की लगती है, तो उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओ सनिस्त्र कहाँ पर अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया एब्सेंट कहाँ पर होता है, यानी किस प्रकार की सोइल कंडीशन होती है वहाँ पर ओ होरिजन या फिर सनिस्त्र एब्सेंट होता है। तो कहाँ पर होता है? जो एरेबल सोइल होती है, याद रखें कृषि भूमि होती है, वहाँ पर क्या होता है? ओ सनिस्तर या फिर ओ होरिजन नहीं पाइजता है, एब्सेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कहाँ पर पाइजता है, तो याद रखें जो जंगल की भूमि होती है, ठीक है, जो जंगल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ ओ होरिजन पाइजता है। और ओ होरिजन मतलब यहाँ ओ सनिस्तर क्या होता है? कृषि योग्य नहीं होता है। क्या होता है? कृषि योग्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ ये कहाँ पर यानी एब्सेंट होता है? कृषि भूमि पर एब्सेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी होती है। तो याद रखिएगा कौन सी होती है? क्रमबद्ध संरचना होती है। याद रखिएगा कि खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी होती है, तो क्रमबद्ध संरचना होती है। कौन सी होती है? क्रमबद्ध संरचना होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सोइल टेस्टिंग, याद रखें फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग किसे बोला जाता है, तो एमएल ट्रंक को बोला जाता है। किसे बोला जाता है यहाँ, एमएल ट्रंक को बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मर्दा जात के पितामह या फिर फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग किसे बोला जाता है, एमएल ट्रंक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ IIS आपको दे सकता है, इसकी फुल फॉर्म वहाँ से पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस होती है। और अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ मुख्यतः दो टर्म यूज़ करते हैं हम सोइल साइंस में, एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है इडेफोलॉजी। क्या होती है, मुख्यतः दो टर्म होती है, एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है इडेफोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं पेडोलॉजी, मतलब पेडोलॉजी क्या होता है या फिर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये हम क्लियर करेंगे। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में यार हम मर्दा के उद्भव मतलब जन्म, वर्गीकरण और वर्णन के अध्ययन को किया जाता है। याद रखिएगा कि पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कि मर्दा के जन्म, उसके वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन या फिर उसके वर्णन का अध्ययन किया जाता है। तो इस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है, पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मर्दा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मर्दा की जन्म, वर्गीकरण तथा वर्णन का अध्ययन किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेडोलॉजी के पितामह किसे बोला जाता है, तो याद रखना वीवी डोकोचेव को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, याद रखिएगा पेडोलॉजी के पितामह ये बोला जाता है वीवी डोकोचेव को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका रीजन भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो यहाँ पेडोलॉजी जो सबसे पहले यूज़ किया गया था, ये वर्ड, ये जो शब्द, ये किसके द्वारा किया गया था, वीवी डोकोचेव के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं पेडोलॉजी के पितामह किसे बोला जाता है, तो वीवी डोकोचेव को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यार यहाँ जो पेडोलॉजी शब्द है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वीवी डोकोचेव के द्वारा ही किया गया था। इसलिए यार यहाँ फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे बोला जाता है, वीवी डोकोचेव को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इडेफोलॉजी किसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इडेफोलॉजी किसे बोला जाता है। तो यहाँ ये भी एक अच्छी टर्म है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा आता है इससे भी। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपको केवल डेफिनेशन याद रखनी है, बस इतना सा याद रखना है इडेफोलॉजी होती क्या है। तो याद रखिएगा मर्दा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मर्दा के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधे की वृद्धि, पोषण और उपज के संबंध में किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, इडेफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लीजिए, बस आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा या फिर डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, यही आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा पेडोलॉजी में हमने किसका अध्ययन किया, कि मर्दा की वर्णन, क्लासिफिकेशन और उसके जन्म का अध्ययन किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इडेफोलॉजी, तो इडेफोलॉजी में आ रहा मर्दा की विभिन्न गुणों का अध्ययन किसे किया जाता है, पौधे की वृद्धि, पोषण और उपज के संबंध में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा हमने दो पॉइंट को क्लियर किया है, एक होता है पेडोलॉजी, एक होता है इडेफोलॉजी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए इनमें मात्र एक का है अंतर। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि इडेफोलॉजी में यहाँ पौधे के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मर्दा का जो संबंध ज्ञात किया जाता है ये पौधे के संबंध में किया जाता है। याद रखिएगा कि इसमें जो रिलेशन ज्ञात किया जाता है ये किया जाता है सोइल और प्लांट के मध्य। बस एक पॉइंट याद रखना इडेफोलॉजी में, तो इडेफोलॉजी क्या होती है, सोइल प्लस प्लांट। ठीक है, इतना तो आप याद रख लोगे इजीली कि सोइल प्लस प्लांट, इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है, यहाँ इडेफोलॉजी कहलाता है। और केवल सोइल का अध्ययन, मतलब यहाँ केवल सोइल का रिलेशन जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया है कि इसमें सोइल प्लस प्लांट होता है इडेफोलॉजी में। और अगर हम बात करते हैं पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में केवल सोइल का रिलेशन ज्ञात किया जाता है, संबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि वह मृदा कौन सी है जो लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो कौन सी होती है, यहाँ सैंडी लोम मृदा होती है। कौन सी होती है, सैंडी लोम, मतलब बलुई दोमट मृदा होती है। याद रखिएगा लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, यानी कोई सी भी फसल को आप इसमें ग्रो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो कौन सी होती है, सैंडी लोम सॉइल होती है। कौन सी होती है, सैंडी लोम सॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे जो रिसेंटली एग्जाम हुई है IBPS की, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल मृदा मुख्यतः कहाँ पर पाई है। तो यार हाँ, अगर हम बात करते हैं जो रेड सॉइल होती है, तो रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई है, तमिलनाडु में पाई है। कहाँ पर पाई है रेड सॉइल, ये पाई है तमिलनाडु में पाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जबकि लेटेराइट मृदा, तो यहाँ लाल मृदा तो कहाँ पर पाई है, तमिलनाडु में पाई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा की, तो लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई है, कर्नाटक व केरल में पाई है। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल मृदा तो कहाँ पर पाई है, तमिलनाडु में पाई है। और अगर हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा, तो लेटेराइट मृदा कहाँ पर पाई है, कर्नाटक व केरल में पाई है। ठीक है, ये दो मुख्यतः सोइल थी, इनसे संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इनका भी आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो वुड का जो कंपोजिशन किया है, डिकम्पोजिशन किया है, ये किसके द्वारा किया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो लकड़ी का जो विघटन किया है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लकड़ी का विघटन मुख्यतः किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया है। तो याद रखिएगा जो वुड का डिकम्पोजिशन किया है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया है, वो किया है एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया है, यहाँ वुड का डिकम्पोजिशन ये किया है यहाँ एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा किया है। और याद रखिए जो एक्टिनोमाइसीटीज है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं, यहाँ मान लीजिए जब जो मॉइस्चर कंटेंट है ये ज़्यादा होता है। मान लीजिए लकड़ी में अगर कुछ मॉइस्चर है तो क्या होता है, ये जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, उससे जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह कौन सी फसल है। याद रखिएगा ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपसे सोइल साइंस में पूछा जा सकता है और एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है कि वह कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में ग्रहण करती है। वह कौन कौन सी फसल होती है जो कि यहाँ नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली जो क्रॉप्स होती है वो किस रूप में ग्रहण करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमोनिया, तो अमोनिया को मुख्यतः यहाँ एक या दो ही फसल होती है, और वो कौन सी फसल होती है, आलू और धान होता है। याद रखिएगा कि सामान्यतः अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन को जो फसलें ग्रहण करती है वो किस फॉर्म में ग्रहण करती है, किस रूप में ग्रहण करती है, वो करती है नाइट्रेट के रूप में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल क्रॉप्स की जो कि अमोनिया रूप में ग्रहण करती है, वो कौन कौन सी होती है, धान व आलू होता है। कौन कौन सी होती है, धान व आलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं एग्रीकल्चर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ज़रूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ह्यूमिक अम्ल। ठीक है, ह्यूमिक अम्ल किस में घुलनशील होता है, मतलब सोल्यूबल कंडीशन पूछा गया है कि सोल्यूबल किस में होता है, किस सॉल्यूशन में होता है। तो ये होता है जो एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है, एल्केलाइन, मतलब सारी जो सॉल्यूशन होता है उसमें घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वह कौन सी फसल है जिसका प्रयोग मुख्यतः हरी खाद के रूप में किया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया ग्रीन मैन्यूर के रूप में सर्वाधिक किसका प्रयोग किया है, या फिर सामान्यतः किसका प्रयोग किया है। तो ये कैसा है, यहाँ सनई का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, सनई का। और सनई का बॉटनिकल नाम क्या होता है, यहाँ क्रोटोलेरिया जुन्सिया। क्या होता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुसुम की खली में नाइट्रोजन कितना होता है। याद रखिएगा ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेफ्लोर होता है, कुसुम होती है, तो कुसुम की जो खली होती है, कुसुम जो केक होता है, तो इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है। तो होता है 7.8% होता है। कितना होता है, 7.8% के समथिंग होता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं जो ग्राउंडनट केक होता है उसमें कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसका। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ पर आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कुसुम में तो कितना होता है, 7.8 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट का भी मैं ही बता देता हूँ। तो ग्राउंडनट जो केक होता है इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 7.3% होता है। मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है, नाइट्रोजन कंटेंट, ये होता है कुसुम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है कि किसान खाद किसे बोलता है। किसान खाद किसे कहता है, तो आप सभी को पता है ना, कैन को बोलता है। कैन को किस नाम से जाना है, किसान खाद के नाम से जाना है। और कैन क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। और अगर हम बात करते हैं जो किसान खाद में नाइट्रोजन कितना पाइसा है, तो याद रखिएगा 25 से 28% के समथिंग होता है। कितना होता है, 25 से 28% के समथिंग होता है। मतलब यहाँ 100 किलोग्राम जब हम कैन देते हैं तो उससे यहाँ 25 से 28 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप नोट कर सकते हो कि किसान खाद क्या होता है, एक न्यूट्रल कंडीशन में होता है। मतलब अगर हम इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं खेत में तो उससे ना तो एसिडिक होगी ना ही फिर एल्केलाइन होगी। मतलब कोई सी भी ये इफेक्ट नहीं छोड़ता है मृदा पर। ठीक है, याद रखिएगा। एक और बार हम आपको क्लियर कर देते हैं, एक और बार आप इसे रिपीट कर सकते हो कि किसान खाद किसे बोलता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बोलता है।
और अगर हम बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है, तो 25 से 28% होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सी नेचर का होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, तो ये उदासीन प्रकृति का होता है। मतलब उदासीन प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जब इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं खेत में तो ये किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ता है खेत पर। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस उर्वरक का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कौन सा होता है यार, हाँ ऐसा उर्वरक जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो कौन सा होता है, निर्जलीय अमोनिया होता है, एनहाइड्रस अमोनिया होता है। क्या होता है, एनहाइड्रस अमोनिया होता है, मतलब निर्जलीय अमोनिया होता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है 82%। याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो किस में होता है, एनहाइड्रस अमोनिया, मतलब निर्जलीय अमोनिया में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कितना परसेंट पाया जाता है, तो 82% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 82% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर याद है हर एक क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम है उसके लिए ही बनाया गया है, इसलिए अच्छे से इनको रट लेना कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आर्नल्ड व स्टाउट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, आर्नल्ड व स्टाउट के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, ये दिया गया था 1939 में। कब दिया गया था, 1939 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाया जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए ये दोनों ही एक ही जो पॉइंट होता है उसे ही दर्शाते हैं, क्योंकि क्ले मृदा को बलुई मृदा में डालना क्या कहलाता है, मार्लिंग कहलाता है। याद रखिए ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि मार्लिंग किसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा जो क्ले मृदा होती है उसे बलुई दोमट मृदा या फिर बलुई मृदा में मिलाना है क्या कहलाता है, मार्लिंग कहलाता है। मिलाना मतलब मार्लिंग। याद रखिएगा कि क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाना क्या कहलाता है, मार्लिंग कहलाता है। या फिर आप इसे भी देख सकते हो कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाया जाता है, तो यहाँ मार्लिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपलब्ध जो नाइट्रोजन होता है। याद रखिए ये तीनों ही एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि उपलब्ध जो नाइट्रोजन होता है, जो अवेलेबल जो नाइट्रोजन होता है, तो इसको किसके द्वारा कंप्यूट किया जाता है, इसकी जो गणना की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है। तो कौन सा मेथड होता है, वो होता है एल्केलाइन परमैंगनेट विधि। याद रखिएगा कि अवेलेबल जो नाइट्रोजन होता है मृदा में, तो उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है एल्केलाइन परमैंगनेट विधि से की जाती है। किससे की जाती है, एल्केलाइन परमैंगनेट विधि के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की गणना, तो सोडियम और पोटेशियम की गणना किससे की जाती है, फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा पोटेशियम और सोडियम की किससे की जाती है, फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कार्बनिक कार्बन की गणना, ऑर्गेनिक कार्बन की गणना किस मेथड के द्वारा की जाती है, तो ये मुख्यतः यहाँ दो मेथड से की जाती है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वाल्की और ब्लैक मेथड और एक होता है मॉर्गन्स मेथड। ठीक है, याद रखिएगा जो कार्बन होता है इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, मुख्यतः दो मेथड के द्वारा की जाती है। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है वाल्की और ब्लैक मेथड होता है और एक कौन सा होता है, मॉर्गन्स मेथड होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा इस वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब में। नेक्स्ट मोड ऑफ सब्सक्राइब टेक केयर।